प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में। प्रतिकर्षी मतलब समझते हो, मतलब ऐसा नेचुरल कोई चीज तैयार किया जाए जो मच्छरों को क्या करता हो, भगाता हो। ठीक है, तो मच्छरों को भगाने के लिए सबसे अच्छा जो है वो क्या इसमें हो सकता है? कांग्रेस घास। कांग्रेस मच्छर थोड़ी भगाएगी, कांग्रेस तो गरीबी भगाएगी। ठीक है, एलिफेंट घास, लेमन घास और नट घास। मतलब इसमें ज्यादा अच्छा कौन सा लग सकता है? अपने आप मतलब लगेगा ना ऐसा कि लेमन घास ही सही आंसर होना चाहिए, कि नहीं लगेगा? क्या लग सकता है? एलिफेंट? अभी हम इसके साथ फ्रेंडली हो गया तो थोड़ा लेमन ठीक दिख रहा नहीं, जैसे जितने लोग, कितने लोग पहली बार देखे क्वेश्चंस, उनको लगा लेमन घास होगा। तुमको लगा लेमन घास होगा? तुमको? और कौन पहली बार देखा? अच्छा, पढ़ के क्यों आई है? तो लेमन घास का होगा, ये पहली बार में लग जाएगा आपको। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि हाँ इसका आंसर लेमन घास होना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझो कि कुछ ऐसा तैयार करना है, ऐसा प्रतिकर्षी तैयार करना है जो मच्छरों को भगाएगा। ठीक है, तो आज आप ज्यादा देखते होगे ना कि ज्यादातर जो परफ्यूम या इस तरह की रूम में चीजें तैयार की जाती हैं जो मच्छरों को भगाने के लिए प्रयोग की जाती है, उसमें लेमन ज्यादा यूज किया जाता है। नींबू किया जाता है कि नहीं किया जाता है? इसलिए ऑप्शन जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच में जाओगे ना तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 नंबर देखिए, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। ठीक है, कापीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फेरिमिनेफेरा। अब देखो दो ही सही है इसमें और उन दो सही को खोजना है। ठीक है, ये दो सही कौन से हैं? इंग्लिश में खोले, चलो इंग्लिश में देखो। यहाँ देखो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। यहाँ पे तो ज्यादा आसान हो जाता है कि लेमन ग्रास हो जाएगा। अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट, तो इसमें तो ज्यादा आसान हो जाएगा ना कि लेमन ग्रास हो जाएगा। ठीक है, अगला है कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोपेडस, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरमाइनफेरा। इसमें सही ऑप्शन विच ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ ओशंस। मतलब कौन ऐसा है जो फूड चेन में, जो समुद्र में तुम फूड चेन देखते हो उसमें प्राइमरी प्रोडक्शन कौन करता है? प्राथमिक उत्पादक कौन है? क्वेश्चन यह है कि प्राइमरी प्रोडक्शन या प्राथमिक उत्पादक कौन है? प्राथमिक उत्पादक कौन है? ठीक है, और दो का नाम ही तुमको चूज करना है। मतलब इसमें दो ही सही है, दो तो गलत है। कोई दो ऐसा है जो गलत है। तो प्राथमिक उत्पादक इसमें कौन हो सकता है? क्या लगता है आपको? अच्छा, साइनोबैक्टीरिया जानते हो और डायटम जानते हो। ठीक है, अच्छा, फोरमिनिफेरा, फोरमिनिफेरा जानते हो क्या? नहीं जानते हो। कोपेडस भी नहीं जानते हो? हाँ, अच्छा, चलो, तो इसमें तुम नाम जानते हो साइनोबैक्टीरिया और डायटम, यही दो नाम जानते हो? यही दो नाम जानते हो और कोई नाम भी नहीं सुना है? नहीं सुना है तो जब यही दो नाम सुना है तो यही दो नाम को लगा दो, चेक करो यूपीएससी ने आंसर दिया हो। अगर दो ही नाम आपने सुना है, साइनोबैक्टीरिया और डायटम, बाकी दो नाम तुमने सुना ही नहीं है कभी। ठीक है, और आपने सुना है कि भाई चलो ओशन के बारे में इतना तो पढ़े ही है, इतना सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं, और ये दो नाम ऐसे, मतलब ऐसे एकदम अनसुने नाम हो जो तुमने कभी जीवन में सुना ही नहीं है, और पढ़ वढ़ के गए हो। मतलब बिना पढ़े गए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना पढ़ वढ़ के गए हो और ऐसे अनसुने नाम जब तुम्हारे सामने आते हैं तो सही होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? सही होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया आपने सुना था और डायटम आपने सुना था। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया और डायटम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स। अब देखो, हेडहॉग, मॉर्मॉट और पेनोगिलिन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बताओ इसमें कौन सा सही होगा। मतलब जाहक, सैल मूषक, मतलब मार्मॉट, हेडहॉग और पैगोलिन, इनमें कह रहे हैं में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावनाओं को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुबह अंडों के, मतलब इसमें से कौन ऐसा है जो सोचता है कि हमको शिकारी हमको पकड़ ना ले, और शिकारी हमको पकड़ ना ले इस बात के डर से बचने के लिए वो क्या करता है? तो वो अपने शरीर को जो है वो सिकुड़ कर और खुद की रक्षा करता है। एक बात तो क्लियर है, वज्र सलक ऐसा नाम है, जैसे देखो पेंगोलिन को, तो ऐसा नाम तुमको दिखाई दे रहा होगा जो सही तो होना चाहिए। मतलब ये तो क्लियर है कि तीन तो हमको जो है वो हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्लियर देखो, जैसे अगर बेसिक रूल बताएं और कहें कि 1 2 3 हो और जो है 1 2 3 न हो, मतलब तीन स्टेटमेंट हो, 1 2 3 न हो, तो सिंगल स्टेटमेंट क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। लेकिन क्या ये रूल यहाँ पे लग रहा है क्या? एक तो तीन कंफर्म होगा। ठीक है, एकदम कंफर्म रहो कि तीन होने जा रहा है, तीन होने जा रहा है।
अब एकदम क्लियर हो कि 3 तो होने जा रहा है, ठीक है, मतलब 3 यहां है 3 यहां है, तो ये दोनों तो नहीं होने जा रहा। क्लियर है ना कि 3 यहां है और 3 यहां है, तो इन दोनों में कोई एक होने जा रहा। अब है जॉहक यानी हेजहॉग, नाम ही नहीं सुना, सुना है? हाँ, देखोगे ना इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं उसके, हेजहॉग के इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, और जैसे उनको पकड़ने जाओगे चारों तरफ से, कई बार देखोगे ना शेर वोर जाते हैं, चीते उते उनको मारने, तो पूरा कांटा उटा ला देते हैं, पूरे उनके पंजों में लग जाता है, ठीक है, उन्हीं को क्या कहते हैं, हेजहॉग कहते हैं, ठीक है, वही जाहक होते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी सही क्या हो सकता है, 1 और 3। समझ में आ रही है बात, ठीक है, हाँ, क्योंकि 2 ही सही हो सकता है, तीनों सही हो नहीं सकता, चांस ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि वर्ड सलग तुम पहले ही चुन चुकी हो ना कि ये तो होगा ही होगा, तो इन दोनों में कोई एक ही चुनना है। क्या दिया, कहाँ पे हो सकता है वो, छोड़ दो उसको, किसी का लेके आयोगे ना आंसर की सॉल्यूशन, हाँ छोड़ दो, हो सकता है 1 2 हो जाए। चलो आगे चलते हैं। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, मतलब न्यूयॉर्क ने एक डिक्लेरेशन किया है फॉरेस्ट के ऊपर, तो उसके बारे में आपको विचार करना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। 2014 में, अब ध्यान रखना पेपर कब का है, 2020 का पेपर, कब का है, 2020 का। और आपसे ये कह रहे हैं कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। अब ये स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं होगा? देखो रेड फ्लैग ऐसे लगा लो, एक तो 2014 में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन पहली बार इसका समर्थन किया गया, ठीक है, आगे पढ़ो। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया है, वन ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक जो है वो समय रेखा का समर्थन किया गया है, ठीक है। चलो, जब वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है, पढ़ते चलो स्टेटमेंट को, वैध रूप से बाध्यकारी मतलब मैंडेटरी है, मतलब भारत नहीं मानेगा तो फिर भारत के ऊपर परमाणु बम फेंक दिया जाएगा, ऐसा कुछ है। बाध्यकारी मतलब समझते हो कि एक ऐसी, अब ऐसा कोई बाध्यकारी घोषणा तो हमने पढ़ा नहीं है, पढ़े हो क्या कि भारत के ऊपर ये बाध्यकारी है कि वनों को इतने समय तक रोक देना है, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। अगर ये 3 ज्यादा गलत लग रहा है तो 3 यहां है, यहां है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड कंफर्म सही है, क्योंकि भाई एक टाइम पीरियड हम डिसाइड करेंगे कि हम वनों को क्या करें, रोके, कितना पॉजिटिव टोन है कि हम एक टाइम डिसाइड करेंगे कि कितने समय तक हम वनों को क्या कर दे, रोक दे, ठीक है। यानी सेकंड सही है और 3 सही बिल्कुल नहीं होगा। थर्ड सही क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो क्या है, एक तरह का प्रेशर है कि नहीं, ये वैध रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय घोषणा है, वैध रूप से बाध्यकारी है, मैंडेटरी है, ठीक है, मतलब मैंडेटरी भी है और कानून, ऐसा कानून बनाया गया है कि देखो ये तुमको मानना है। तो ऐसे स्टेटमेंट सही होंगे क्या कि कोई अंतरराष्ट्रीय घोषणा ऐसी हो रही हो जो वैध रूप से जो है मैंडेटरी कर दी जा रही हो, तो ऐसा नहीं सही होगा। तो तीसरा अगर गलत है तो तुम अपने आप जो है 2 ऑप्शंस को बाहर कर ले रहे थे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और भी रूल आप जानते हो कि 5/3 का फॉर्मूला लगता है, ठीक है, लगता है, तो ये तो ऐसे भी नहीं होता, तो अपने आप ये सही हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा क्या किया, थोड़ा सा तुमने एक लॉजिक लगाया कि हाँ क्यों यह सरकारों, बड़े कंपनियों और देशी समुदायों के द्वारा समर्थित है, ठीक है। कई सरकारों ने भी इसका समर्थन किया होगा, कई बड़ी कंपनियों ने भी इसका समर्थन किया होगा कि नहीं किया होगा, ठीक है। भारत के प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में एक था, पता ना था कि नहीं था, क्योंकि ये घोषणा तो न्यूयॉर्क की थी, तो पता ना भारत इसके प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ताओं में था या नहीं था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक बात, सुबह से चाय नहीं मिली है, सर पकड़ लिया है, जैसे तुम लोग को पढ़ाते हुए चाय पिया जाएगा। चलो, तंत्रिका अपहास, न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में किससे उत्पन्न होते हैं? समझ रहे हो, मतलब आपका जो न्यूरो सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, इसको खराब करने वाले जो पर्यावरण में तत्व आते हैं, वो तत्व कहां से आते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन को ना जब तुम आसान बना दोगे ना तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमारे पर्यावरण में आते हैं जो हमारे न्यूरो डिजीज की प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं, जो हमारे न्यूरो की प्रॉब्लम को जनरेट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे एनवायरमेंट में कहां से आते हैं। क्वेश्चन ये है कि वो हमारे एनवायरमेंट में कहां से आएंगे, ठीक है। तो अब चलो, मोटर गाड़ी के ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, बिजली संयंत्र और टेलीफोन लाइन, ये 5 है, ठीक है। अब इसमें से तुमको गलत सोचना है कि गलत कौन सा है, मतलब कहां से नहीं आएंगे, ये जो कर्ज है वो कहां से नहीं आएंगे।
कहां से नहीं आएंगे? माइक्रोवेव स्टोव, ठीक है, माइक्रोवेव से आएंगे क्या? अगर ऐसा होता तो घरों में कोई माइक्रोवेव लगवाता क्या कि तुम्हारा न्यूरो सिस्टम है वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मोटर गाड़ी के ब्रेक आ जाएगा उसमें से, ब्रेक से आ जाएगा तो जनरली इंजन से भी आ ही जाएगा। अरे भाई इंजन में भी सेम वही फ्यूल ही पड़ेगा, ठीक है, डीजल ही रहेगा। तो ये तो दोनों कॉमन हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं हो सकता है, ठीक है, बट तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोवेव स्टोव से अगर मान जाओ कि ऐसे कुछ होते तो पूरे घर के लोगों की बीमारी हम क्यों खरीद के लाते, और ना ये बेचे जाते, ठीक है। तीसरी बात, बिजली संयंत्र हो सकता है भाई, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, कोयले से होता है, पानी से होता है, ठीक है, तो हो सकता है ऐसी समस्या। टेलीफोन लाइन, इससे तो कुछ नहीं होगा। टेलीफोन लाइन मतलब समझते हो कि जो टेलीफोन की लाइनें बिछाई जाती हैं, इससे इस तरह का कोई होगा क्या कि ऐसे कोई कण निकलते हैं क्या? अरे भाई टेलीफोन लाइन में अब बताओ, तार जा रहा है तो उस तार से कोई कण थोड़ी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। कोई वायर जा रही है तो वायर से कोई कण निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, ठीक है। देखो कण पूछ रहा है, अगर पूछता रेडिएशन तो सही हो जाता, लेकिन एक कण पूछ रहा है, पार्टिकल्स पूछ रहा है, तो जो टेलीफोन के वायर जाएंगे उससे कोई पार्टिकल थोड़ी निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। और अगर उससे कोई पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे तो 5 तो गलत हो जाना चाहिए, और अगर 5 भी तुम गलत करते तुम्हें तब भी तुम्हारा आंसर आ जाता। अगर सिर्फ 5 को पकड़ के तुम गलत काट दोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कौन सा हमारा आंसर सही होना चाहिए? आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो यहां पे कि मैग्नाइट पार्टिकल्स, अब यहां पे अगर तुम ये पार्टिकल्स समझ गए होते ना तो तुम्हारे लिए चीजें कितनी आसान हो जाती कि पार्टिकल्स है तो टेलीफोन लाइन से निकलने का कोई रास्ता नहीं। अच्छा, यही पार्टिकल जो है, अब देखो व्हीकल से पार्टिकल निकलेंगे, यहां से पार्टिकल निकलेंगे, प्लांट, कभी घर में माइक्रोवेव में से पार्टिकल निकलेंगे क्या? वो भी चांस नहीं है। तो ये दो ऑप्शंस जो हैं वो जनरली बाहर किए जा सकते थे, थोड़ा सा समझदारी विकसित करके। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि तुमको पेशेंस के साथ पहले पेपर को पढ़ना पड़ेगा। मतलब बहुत टफ, अगर दिमाग पे प्रेशर आया तब तो भूल जाओगे। बिना माइंड पे प्रेशर जनरेट किए तुमको पेपर को पढ़ना पड़ेगा। अगर प्रेशर में आओगे तो फिर चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो बिना प्रेशर जनरेट किए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? फिल्टर फीडर कौन सा है इसमें, बताओ जी। अब है किसको कहोगे कि ये फिल्टर फीडर है? कौन है जी, याद है? अन्वेषा कहाँ है? ये एक एक करके गायब रहते हैं सब। तुम काहे रेगुलर नहीं रहते हो, क्या ही रेगुलर रहते हो? एक 2 महीना पढ़ना है यार, नहीं तो शेरो शायरी ही होगी। अब लिख के हम भी देंगे खूब गाना, तो हमको गाने नहीं आता, सही बता रहे हैं। फिर इसमें साझेदारी कर लिया जाएगा आधा तक, समझ रहे हो? पहले 2 महीना जम के पढ़ लो, उसके बाद सुनने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना उस दिन भी इस फील्ड में कुछ भी बोलोगे ना लोग सुनेंगे। वैसे तो तुम इतना अच्छा बोल लेते हो, समझ रहे हो? रेगुलरिटी बनाओ, रेगुलरिटी नहीं बनाओगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। चलो भाई, इसका क्या आंसर सही होगा? तुमने क्या बोला आंसर? आस्टर। सही आंसर क्या होगा? आस्टर, सीप। अब यहां पे तुम क्या सही सोच सकते थे, गलत को बाहर कर लेते। सही नहीं सोच सकते थे, कैटफिश नहीं होगा ना, ये तो होगा नहीं। कैटफिश पढ़े हो ना, वो कैटफिश को कभी पढ़े हो कि फिल्टर फीडर है वो? जैसे जो पढ़े उसको बाहर कर लो। अच्छा, पेलिकन क्या होता है, नाम ही नहीं सुना है, ठीक है। नाम किसका सुना है? या तो एस्टर का सुना है या तो ऑक्टोपस का सुना है, यही 2 नाम सुने हो ना। तो इन दोनों में कोई एक आंसर छिपा होगा तुम्हारा। जैसे जनरल नाम है जनरल स्टडीज, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल। अगर जैसे जो तुम सुने हो नाम उनमें से ही होते हैं, लेकिन तुम जनरली तुम साइकोलॉजी क्या कहती है कि ये 2 तो जानते हैं, ये तीसरा अनसुना नाम है, इसको सही कर लेते हैं, और तुम उसको लगा के चले जाते हो। जो सुने हो वहीं से पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए तो महात्मा गांधी सही हो जाते हैं, अशोक सही हो जाते हैं, क्योंकि कोई पेपर बनाता है और जैसे ही कुछ ऐसा पाता है महात्मा गांधी के बारे में जो जनरली पूछा नहीं गया है, बहुत चर्चा में नहीं, वहां से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। इसीलिए महात्मा गांधी या अशोका जैसे जो वर्ड्स है वो सही हो जाते हैं, ठीक है। चलो
निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मित होने का मुख्य स्रोत है? अब ये आसान हो जाएगा, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लोगे तब। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू इंटर द साइकिल। कौन सा सही होगा इसका? एक मिनट, रॉक्स से हो रहा है, रॉक्स मतलब चट्टानों से, ठीक है। तो कार्बन होने का चांस नहीं है, कार्बन नहीं होगा। सल्फर होने का चांस नहीं है, बहुत मुश्किल चीजें है ना ये, दो ही चांस है, या तो नाइट्रोजन या तो फास्फोरस। अब ये बताओ, मिट्टियों में नाइट्रोजन ज्यादा होता है और चट्टानों का वेदरिंग होगा तो उसमें क्या ज्यादा होता है? फास्फोरस ज्यादा होता है कि नहीं होता है? चट्टानों में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है और मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसी एक को चुनना है तो कौन सा सही हो जाएगा? फास्फोरस सही होता है। समझ में आ रहा है? मतलब चीजों को जनरलाइज करके भी सही किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स। अब बताओ कौन सा है भाई, इसमें एक एक के बारे में पढ़ लेना। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जीव अप्रदाहारी है, यानी ड्रेटाइट्यूर है, ड्रेटाइट्यूर है, ठीक है। केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी, समुद्री घोड़ा, कास्ट्यूका। क्या लगता है तुमको इसका सही होना चाहिए? समुद्री घोड़ा का कोई मतलब है मछली होती है ये, तो इसका कोई रिलेशन हो सकता है क्या? ये क्या होती है? मछली होती है, ठीक है। हाँ, सी हॉर्स जो होता है वो क्या होती है? मछली होती है। तो ये इसका कोई अपराधारी से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब फोर्थ का रिलेशन नहीं है। समझ रही बात? फोर्थ का रिलेशन अगर नहीं है तो फोर्थ को बाहर करो कि फोर्थ कहां कहां है, और स्मार्टली बाहर करो कि फोर्थ यहां है, फोर्थ की एग्जिस्टेंस है, फोर्थ यहां है, ठीक है। तो ए बी एंड डी क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, केचुआ कंफर्म होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी वन जो है वो मैंडेटरी होना, तो वन यहां नहीं। तो जैसे ना बाहर करने का एक तरीका होता है कि हम किस तरीके से बाहर कर रहे हैं या कौन से ऑप्शंस को बाहर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें जेलीफिश, कोई रिलेशन ही नहीं है। जेलीफिश देखे हो ना, तो जेलीफिश का कोई रिलेशन है इससे, तो दो भी बाहर करेंगे, और दो को अगर बाहर करेंगे तो दो भी यहां था, दो भी यहां था और दो यहां भी था। मतलब दो आपको क्लू मिल रहे थे, या तो जेलीफिश को बाहर कर दीजिए या तो सी हॉर्स को बाहर कर दीजिए। दो क्लू आपके सामने थे, या तो जेलीफिश को बाहर करेंगे या तो सी हॉर्स को बाहर करेंगे, ठीक है। आंसर अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? मतलब एक संस्था है यूएनईपी, बार बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, इसके बारे में पढ़ लेना, यूएनईपी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है यूएनईपी को, ठीक है। तो यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को विकसित किया गया, और क्यों विकसित किया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? द कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर, क्यों डेवलप किया गया है इसको? द कॉमन कार्बन मैट्रिक्स सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर, किसके लिए डेवलप किया गया है, मतलब इसको डेवलप करने के पीछे क्या रीजंस है, ठीक है। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं में प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए। थोड़ा सा ना हंसने वाला जहां होगा उसको थोड़ा सा बाहर कर देना। सरकारों को अपने देशों के लिए किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, किसी इकाई समय यूनिट में विश्व में जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्नों के आकलन के लिए। क्वेश्चन देखो क्या है और फिर इसका आंसर समझने की कोशिश करो क्या होगा। देखो क्वेश्चन है यूएनईपी द्वारा समर्थित कार्बन कॉमन कार्बन मैट्रिक, कॉमन कार्बन मैट्रिक, ठीक है, संपूर्ण विश्व में निर्माण के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, मतलब संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के लिए कार्बन पदचिह्न का, कार्बन फुटप्रिंट को मेजर करने के लिए, पूरे विश्व में जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां कार्बन फुटप्रिंट कितना है, ठीक है। कार्बन यहां है, कार्बन यहां है, रिलेशन कुछ हो सकता है, हो सकता है। दूसरे में कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई मतलब बहुत बेतुकी बातें ये कही जा रही है, देख के लग रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तीसरा देखो, सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए, किसको अधिकार देने के लिए? सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए
समग्र कार्बन पक्षी के आकलन किसको अधिकार देंगे आखिर ये अधिकार किसको देने के लिए, ठीक है। तो ये भी सही नहीं होगा, ठीक है। किसी इकाई समय में मतलब किसी एक यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से, मतलब 1 घंटे में कितना जीवाश्मी ईंधन उपयोग हुआ और उससे होने वाले कुल कार्बन पक्षी, मतलब खाली तेल से कितना कार्बन का उत्सर्जन हुआ है, अदर चीजों से नहीं, रिफाइनरी प्लांट से नहीं या अदर चीजों से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये सही तो नहीं हो सकता। सिर्फ तेल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ तेल के बारे में बात हो रही है कि सिर्फ तेल से, और ऊपर कह रहा है कि कॉमन कार्बन मैट्रिक, मतलब वो कॉमन कार्बन मैट्रिक एक तरह का कैलकुलेशन है। वो क्या है, एक तरह का कॉमन कार्बन मैट्रिक का कैलकुलेशन, मतलब वो कॉमनली जो है वो कैलकुलेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो कॉमन बात हो रही है, तो यहाँ तो सिर्फ जो है वो किसके बारे में बात हो रही है, जीवाश्म ईंधन के बारे में हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ जीवाश्मी ईंधन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, ए। ये ए ऑप्शन ज्यादा सही होने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाती हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसको देखोगे तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म, किसके साथ जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है नाइडेरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ। क्या ऑप्शन सही हो सकता है, वन लाइनर है नाइडेरिया। अच्छा, किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, बना सकती है, कैन बी, मतलब जहां पे पॉसिबिलिटीज पूछी गई है, और जहां पे पॉसिबिलिटीज पूछी जाती है वहां पे सब सही हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। जहां पे पॉसिबिलिटीज पूछी जा रही है कि कौन कर सकता है, ऐसा कौन हो सकता है, ठीक है, तो कवक बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोआ, कवक और प्रोटोजोआ दोनों बात तो एक ही हो गई, लेकिन फंस जाओगे, आंसर में दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज जानना है तुमको कि ऐसी जातियां, मतलब अगर आपसे पूछ रहे हैं कि कोई सहजीवी संबंध बनाने वाली जातियां कौन सी होती हैं, तो ऐसे कंडीशंस में ऑल ऑफ दो आंसर सही हो सकता है, क्योंकि रिलेशंस जो है वो नाइडेरिया भी बना सकता होगा, कवक भी बना सकता होगा, आदि जंतु मतलब प्रोटोजोआ भी बना सकता होगा, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कौन कौन क्वेश्चन लगा के आ रहे हो, जाके लगाओ, लगा के आओगे तो दिमाग में आंसर तुरंत क्लिक कर जाएगा, यही तो सही है। पहले से लगा के आ जाओगे तो आंसर तो पता रहेगा ना, तो कोई ट्रिक ही नहीं लगेगा, सीधे वहीं पे पहुंच जाओगे कि यही आंसर है। समझ रही हो जी प्रियंका, थोड़ा सा पढ़ी थी बस, थोड़ा सा क्यों पढ़ी, तो पढ़ लेना था पूरा ना। हाँ देखो आगे आओ, पूछ रहे हैं मुरैना के समीप, कोई मुरैना है वहां के पास में कोई एक मंदिर है, योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर है। देखो पता हो तो होना चाहिए तुम लोग को ये सब, ठीक है, कि मुरैना कहाँ है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, लेकिन नहीं, इतना किसको पता रहता है, जो पास होता है उसको भी नहीं पता होता इतना। तुमको बता रहे हैं बहुत रियलिटी, बहुत कम सेलेक्टेड लोगों ने अपनी रियलिटी बताई है कि जो प्रीलिम्स देने गए थे तो उनको बेसिक चीजों की जानकारी नहीं थी, लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी और स्मार्ट प्लान ने उनका प्रीलिम्स क्रैक करा दिया, ठीक है। बहुत लोगों को सुनोगे कि इतना सब किसी को नहीं पता होता, इतना डेट टाइम नाम किसी को नहीं पता होता है, ठीक है, लेकिन एक सही प्लान, एक अच्छा माइंडसेट जो है ना, वो आपको प्रीलिम्स क्रैक कराने में हेल्प करता है। माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, सोचने की जो तुम्हारी क्षमता होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा सोच ले रहे हो तो निकल जाएगा प्रीलिम्स, नहीं अच्छा सोच पाओगे तो पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, नहीं निकलेगा प्रीलिम्स। इतना इन्फॉर्म क्या पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे, समझ रही बात, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा माइंडसेट ही निकाल सकता है। कंफ्यूजन को क्या करना है, दूर करना है, समझिए अंजू, कंफ्यूज नहीं रहना है, कंफ्यूज रहोगी तो चीजें खराब हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि 64 योगिनी मंदिर के बारे में आपको बताना है कि 64 योगिनी मंदिर के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है, ठीक है। चलिए, यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है, थोड़े जनरलाइज है कि कोई ऐसा राजवंश था। आगे देखो, ठीक है, डाउट में डाल दो, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बनवाया भी होगा नहीं। अब कच्छप घात राजवंश आज तक किसने पढ़ा है, कच्छप घात राजवंश पढ़े हो क्या जी तुम लोग हिस्ट्री में, ऐसा कोई राजवंश नाम आया है, कहां से पढ़ोगे। कच्छप घात इतना पढ़े हो राजवंश, इतना रट डाले पीसीएस के लिए, इनके लिए कच्छप घात राजवंश पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो फिर यही कह रहे हैं ना कि हिस्ट्री का कोई अगला कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, ये भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। अब मतलब एक ही मंदिर है जो वृत्ताकार है, बाकी सब जो है चौड़े चौड़े हैं। गजब बात है, हमारे गांव में है 2-4 ठो मंदिर जो वृत्ताकार है, गोल बनाया गया होगा, अभी वहां पे मेला लगेगा,
समझ आ रही है बात? तो फिर अगर यूपीएससी इसको सही मानता तो पहले याचिका दायर होती कि चलो हम अपने गांव में दिखाई एक वृत्ताकार मंदिर और है। गलत हो जाता कि नहीं हो जाता? इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? गलत है। और अगर ये गलत है तो दो देखो कहां कहां है, यहां है, यहां है और यहां है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1 एंड 4। ऐसे निकल के मतलब 1 तो सही है, ठीक है। इसका मतलब एक जानकारी मिली कि कच्छप घात राजवंश ने जो है वो 64 योगिनी मंदिर को बनाया था, ठीक है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, ठीक है भाई। कोई मंदिर बनाया तो पूजा को प्रोत्साहन देना होगा। इसके डिजाइन से लोकप्रिय धारणा बनी कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था, ठीक है। भारतीय संसद भी जो है कैसी है? गोल है। अब आपसे एक चीज और पूछा जा सकता है, भारतीय संसद निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से बनाया गया है? तो 64 योगिनी मंदिर ऑप्शन में रहे तो वो सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये 64 योगिनी मंदिर अगर आए तो सही हो जाएगा। हाँ, मतलब ऐसे कि ऑप्शन से उठा के तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसीलिए कह रहे हैं ना ऑप्शंस को थोड़ा सा डिटेल में जान लो, ऑप्शंस को थोड़ा सा समझ लो, एनालाइज कर लो कि ऑप्शन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया, संबंध जलाशयों में। अब सिंपल समझो, राखीगढ़ी कहां है? हरियाणा में। बांध का कोई रिलेशन ही नहीं। अभी हरियाणा में कोई नदी या समुद्र है क्या? बांध का कोई रिलेशन ही नहीं, नहीं पता था तो ठीक है। कालीबंगा कहां है? कोई रिलेशन नहीं है। अभी भी वहां कोई रिलेशन नहीं है बांध और नदी और समुद्र का, नहीं है ना। तो सही ऑप्शन क्या? अच्छा, रोपड़ और धैलावीरा में एक सही ऑप्शन से ज्यादा क्लोज कौन सा है? समझ में आ रहा है? तो पता रट के गए हो तो ठीक है, धौलावीरा लगा दोगे। रट के नहीं गए हो तो मान जाओ, अगर रट के नहीं गए हो तो क्या करोगे? रट के गए हो तो धौलावीरा ठीक है, लेकिन रट के अगर नहीं गए हो तो धौलावीरा, तब गलत को चूज करो। चलो कालीबंगा यहाँ है, कुछ थोड़ा बहुत याद आ जाए आसपास की चीजें, ठीक है। चलो, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित किया गया था? ये सब तो रटना पड़ेगा। भरूच, चिकाकोल और त्रिचिनोपोली, इसमें कहां? अब देखो, नॉट 1 2 3 तो सिंगल स्टेटमेंट होगा या दो भी हो सकता है, क्या होगा वो आपको बताना होगा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में मतलब समझते हो, पहले के शुरू के 40 साल में, 1600 से 1650 के बीच में, 1600 से 1650 के बीच में, मतलब 1640 के आसपास कहां कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने खोले थे शुरुआत में? भरूच, चिकाकोल और त्रिचोनोपोली। अब एक रूल हमने तुमको बताया है, नॉट 1 2 3 तो सिंगल स्टेटमेंट क्या होगा? आंसर होगा। ये बेसिक रूल्स है, ठीक है। मतलब सब कुछ लगाने के बाद लगाना है कि अगर मान लो 3 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में 1 2 3 नहीं है तो सिंगल स्टेटमेंट आंसर हो जाता है। बट जब हमारा लॉजिक और हमारा नॉलेज फेल हो जाए तब होता है, जनरली नहीं होता है। मतलब कि अगर 3 ऑप्शन दिए हो और ऑप्शन में 1 2 3 नहीं हो तो सिंगल स्टेटमेंट आंसर होता है। बट पहली कंडीशन नॉलेज, दूसरी कंडीशन लॉजिक, अगर ये दोनों फेल हो जाए तब होता है। नॉलेज यहाँ पे कुछ काम कर रहा? नहीं कर रहा। लॉजिक कुछ काम नहीं कर रहा। तो तीसरा तुम्हारे पास तरीका क्या है? छोड़ना है या ट्रिक के साथ सही करना है? अब इन दोनों में चूज करना है, ये तो बाहर हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? अब 1 और 3 में आप आगे हो 50-50 पे। अब आप आगे हो कहां? 50-50 पे। जो दिल कहे वो मान लो, भरूच सही हो जाएगा ऑप्शन। समझ में आ रही बात? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भरूच। भरूच इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलें।
अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्न, उत्तर भारत मतलब समझते हो, दिल्ली पंजाब से चले आओ बंगाल तक, ये क्या है, अब बंगाल भी पूर्वी भारत का हिस्सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश तक चले आओ, बिहार तक, उसके बाद तो पूर्वी भारत हो जाएगा, उत्तर भारत का यही हिस्सा होगा कि पंजाब। अब इनके बीच में कौन से राज्यों ने राज किया था, नहीं नाम याद आएंगे, बस इतना सोच लोगे कि पंजाब से लेकर बिहार तक के बीच के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब देखो है मगध के गुप्त, ठीक है, मगध है यहां, कोई दिक्कत नहीं है, मगध है, हो सकता है। मालवा के परमार, अब एक बात बताओ, मालवा कहां है, मध्य भारत में, उत्तर भारत में है कि मध्य भारत में है, मध्य भारत में, इतना तो पता है ना, मालवा के पठार हमने पढ़ा है और मध्य भारत में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हमने इसको मध्य भारत में पढ़ा है तो ये उत्तर भारत में होने के चांस नहीं है, और अगर दो नहीं होगा तो देखो ना, ये दो बाहर हो गया, और एक होगा तो यानी कि बी ऑप्शन आज सही आ गया। आगे भी पढ़ लो, थानेसर के पुष्यभूति हो सकते हैं, कन्नौज के, कन्नौज यही है लखनऊ के बगल में, अभी भी कन्नौज है, अरे लखनऊ के बगल में कन्नौज अभी भी तो है, अब इतना तो जानते होगा ना उत्तर प्रदेश को कि लखनऊ कन्नौज आराम से मतलब है, ठीक है। और बल्लभी के मैत्रक, ठीक है। अब ये तो नहीं पता, लेकिन मालवा ही एक मात्र क्लू था इस ऑप्शन को सही करने का, और कोई दूसरा क्लू नहीं था, मालवा पकड़ लेते ऑप्शन सही हो जाता, मतलब एग्जामिनर ने पहले से फिट करके रखा हुआ है कि तुमको पकड़ लेना है क्लू, कि देखो ये पकड़ लोगे आंसर सही हो जाएगा, नहीं पकड़ोगे तो आंसर, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कहीं नहीं था, तो कुछ तो गलत है ना जो सोचना है तुमको। देखो जैसे ही 6 के 6 आ जाते हैं ना, तो वहां सोचने की क्षमता ब्लॉक हो जाती है, बट अगर 6 ऑप्शंस नहीं आते हैं तो कुछ गलत उसमें रहता है जो तुमको सोच के निकालना पड़ता है कि गलत कौन सा होगा। ये जैसे सिर्फ पढ़ पढ़ के जाओगे ना तो बहुत मुश्किल है, फंस जाओगे कहीं, बताओ ना, ये 20 क्वेश्चन में तुम्हारा 2 घंटा खा जाएंगे तो भी नहीं कर पाओगे, अगर सिर्फ पढ़ाई के बेस पे सही करोगे तो, और करना बहुत स्मार्टली है, बहुत तेज है, ठीक है। चले आगे, टारगेट कितना करना है जानते हो, 180 नंबर, मतलब 90 तो सही होना चाहिए, तो अटेम्प्ट कितना पड़ेगा 95, 175 प्लस टारगेट कर लो, आराम से हो जाएगा। जिस दिन 70 टारगेट कर लिए ना, जिंदगी में नहीं होगा, जिसने 70 80 टारगेट कर लिया कि 70 नंबर पाना 80 नंबर पाना, जिंदगी में नहीं होगा कभी, 30 नंबर पाओगे। जितना टारगेट करते हो लाख प्रैक्टिस के बाद भी उसमें 20-25% जो चीजें हैं वो नंबर है वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब तुम 180 के लिए लड़ने जाओगे ना, तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट सब उसी अनुसार होगा कि 180 के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। तो जब तुम 200 में 180 नंबर के लिए लड़ोगे तो तुम्हारी सोच जो है उसी तरीके से काम करेगी, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट उसी तरीके से काम करेगा, तुम्हारा अप्रोच वैसा होगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ वैसी होगी, तुम्हारा अटेम्प्ट रिस्क वैसा होगा, ठीक है। और जब तुम 80 नंबर के लिए काम करोगे तो तुम्हारा टाइम ड्यूरेशन, तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारी फैक्चुअल चीजें, हर चीज उस तरीके से काम कर रही होंगी, समझ आ रही है बात। तो इसलिए फेल्योर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं ना कि टास्क बड़ा रखो, सोच बड़ी रखो, ठीक है, कि हाँ इतना बड़ा टास्क है, अब उसको कैसे जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होकर चीजों को, अच्छा एक बार बस सुपर रिवीजन करना है। सुपर रिवीजन मतलब समझते हो, 2 दिन में पॉलिटी पढ़ गए, एक नजर उठाए खत्म हो गई, 3 दिन में पॉलिटी, 3 दिन में ज्योग्राफी, 3 दिन में हिस्ट्री, उससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। जितना पढ़े हो उस पर भरोसा कर लेना है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, तब तो नहीं होने वाला कुछ। अगर पढ़ लिए हो ना तो 3-3 दिन उठाओ और 3 दिन में पॉलिटी पढ़ जाओ, एक नजर बस उठाओ। हाँ जो चीज नहीं पता है उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, जो पता है, अब जैसे मौलिक अधिकार क्यों पढ़ेंगे, प्रस्तावना क्यों पढ़ेंगे, पार्ट 1 क्यों पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पता है उसको बस, हाँ एक बार फास्ट ट्रैक आंखों के सामने से गुजर गया है, हो गया काम, पीछे से रिवाइज करना शुरू करो। जैसे थोड़ा सा ना रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम करो, शुरू से स्टार्टिंग से जाते हो, बाद में जाते जाते एनर्जी डाउन हो जाती है, इस बार पीछे से आएंगे, ताकि स्टार्टिंग की चीजें तो पता है ना। जैसे देखो पार्ट 4 तक तो किसी को दिक्कत नहीं होती है, तो अब हम 1 to पार्ट 4 नहीं जाएंगे, अब हम पार्ट 22 से वापस आएंगे, पार्ट 22 से वापस आएंगे, ताकि अगर हमारी एनर्जी डाउन भी हो जाए और लास्ट में जल्दी जल्दी पढ़ के भी खत्म करना पड़े तो स्टार्टिंग की चीजों को जल्दी खत्म करना पड़ेगा। उधर हम बहुत अच्छा टाइम दिए होंगे, तो थोड़ा सा ना रिवर्स इंजीनियरिंग की स्टडी के प्लान पे काम करोगे, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग स्टडी प्लान पे काम करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलें। पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। अब तुमने नूनिज का नाम ही नहीं सुना जिंदगी में, सुने हो? सुने हो? अरे कुछ तो नहीं सुने होंगे, कुछ जो रटे हैं वो सुन लिए होंगे। एक बार तो पुर्तगाली है, दूसरा उसका नाम क्या है, नूनिज, ठीक है। और नूनिज ने लिखा है विजयनगर साम्राज्य के बारे में,
तो क्या लिखा है वो किताब भी पढ़ी है क्या तुम लोगों ने? किसी ने पढ़ी है वो किताब? कोई भी लड़का जो बैठा होगा उस एग्जाम में हॉल में, क्या लगता है वो एग्जाम में किताब पढ़ के गया होगा? नहीं पढ़ के, लेकिन क्वेश्चन सही करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। कोई भी लड़का, जो 8 लाख बच्चे बैठे होंगे, एक लड़का ऐसा नहीं होगा जो किताब पढ़ के गया होगा, लेकिन क्वेश्चन उसका सही हो रहा है। तो सही क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका अप्रोच सही है। ये पूछ रहे कि नूनिज ने किताब लिखी थी और किताब लिखी थी महिलाओं के ऊपर, तो महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने किताब लिखी थी उसमें कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सी बातें जो है वो सही है, कि महिलाएं कौन कौन सा काम कर सकती थी, क्या क्या कर सकती है महिलाएं? अच्छा, ज्योतिष शास्त्र कर सकती हैं, ठीक है। अगर ज्योतिष शास्त्र करेंगे तो भविष्यवाणी भी करेंगी, यानी 2 और 4 दोनों होना चाहिए। और 2 और 4 सिर्फ एक, अब यहां पे है या तो यहां पे है। अरे भाई 2 करेंगे तो 4 ऑटोमेटिक करेंगे ना। ज्योतिष का क्या काम होता है? भविष्यवाणी करना, यानी 2 के साथ 4 होगा तो ये बाहर और ये बाहर, ये दोनों तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब सी और डी में कोई एक होने जा रहा है, और सी और डी में कोई एक अगर होने जा रहा है, तो अगर ज्योतिषी हैं तो लिखने का काम भी करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर ज्योतिषी हैं तो लिखने का काम भी करेंगे, क्योंकि ज्योतिषी भविष्य कैसे बताएगा? कुंडली नहीं बनाएगा, और कुंडली बनाने के लिए उसको लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब लिखने का काम भी उनको आता होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4 क्या हो गया? इंग्लिश में क्या है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी लिखने का काम ही तो हो गया ना। अकाउंटिंग का मतलब भी क्या हो गया? लिखने का काम ही तो हो गया ना, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन क्या है? एक तो है आंध्र प्रदेश और एक जगह है मदनपल्ली, और कह रहे इसके बारे में कौन सा सही है? आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के बारे में कौन सी बात सही है? सिंपल पूछना है कि आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के बारे में बताइए क्या सही है। पिंगली वकैया ने यहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था। अब ये तो क्लियर है कि पिंगली वकैया ने राष्ट्रीय, जो अब हमारा झंडा है ना, उसको डिजाइन किसने किया है? पिंगाली वकैया ने ही किया है, ठीक है। अगले पट्टाभी सीताराम मैया ने यहां से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मैडम ब्लाउस्की तथा कर्नल अलकाट ने सबसे पहले यहां थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। ऐसा कोई मुख्यालय नहीं था। अब देखो गलत को बाहर कैसे करते हैं। चलो ये तो नहीं था, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पट्टाभी सीताराम मैया ने किया था। ऐसा तो कुछ नहीं किया था। चलो ये बाहर कर सकते। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है। बांग्ला में लिखेंगे बांग्लादेश में, लेकिन अनुवाद जो है वो जाके करेंगे आंध्र प्रदेश में, और वहीं बैठ के अनुवाद किया था। किसी को नहीं पता होगा, ये एक्सट्रीम हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो समझ में आ रही बात। पिंगाली वकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था, नहीं वहां पे नहीं किया था, ठीक है। तो डाउट में 2 है, 50-50 का चांस है, रिस्क ले लो। डाउट में है, 50-50 का चांस है, रिस्क ले लो जितना आप ले सकते हो, ठीक है। आपको लगता है ये सही है तो ये लगाओ, ये सही है तो ये लगाओ, ठीक है। देखो तुक्का लगाओगे गलती होगा, बस गलती लगाने की संभावना कम कर देनी है। तुक्का अगर आप लगाएंगे तो गलती होगी, बस उन गलती होने की संभावनाओं को थोड़ा कम कर लेना है। जैसे मान लो तुक्का मारे 50-50 सही हो गया, आधा सही हो गया, आधा गलत हो गया, आधा गलत हो गया, तो अगर आप एसटी से हैं तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, 66 मार्क्स आ गए। या फिर अब तुमने क्या किया, 50 और 45 कर लिया तो ओबीसी विषय हो तो जनरल आपका हो जाएगा। अरे 55 सही 45 गलत, 80 नंबर आ गए तुम्हारे, तो हो जाएगा। अब 2-4 अगर और सही कर लिया और 2-4 गलतियां कम हो गई, मतलब 60-40 का रेशियो हो गया। जो 50-50 का था, इसमें अगर 60-40 का रेशियो कर लिया तो आप जनरल से हो तो भी आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। मतलब यही 10 बढ़ाना है, ठीक है। और यही 10 बढ़ाने के लिए एक सही कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि ये 10 बढ़ाना है तो 10 कैसे बढ़ाना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भौगोलिक ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी, अब ख्वारिज्म को जानते हो क्या? इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भौगोलिक ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, मतलब वो सिंधु नदी तक चला गया था। आगे है
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। अब यहां भी आया सिंधु नदी और यहां भी आया सिंधु नदी, यहां पे फॉर्मूला एक लगता है 1 नॉट इक्वल टू 2। दोनों सही नहीं है लेकिन दोनों में एक सही है। दोनों सही नहीं है बट दोनों में कोई एक सही है। समझ रही है बात? मतलब दो जगह अलग अलग व्यक्तियों के बारे में एक ही जगह का वर्णन करके बात कही जा रही हो, मतलब दो स्टेटमेंट में एक ही जगह का वर्णन किया जा रहा हो और बात कही जा रही हो, तो दोनों तो सही नहीं होंगे लेकिन दोनों में कोई एक सही जरूर होगा। दोनों सही नहीं होंगे बट दोनों में कोई एक सही जरूर होगा। तो 1:2 का फॉर्मूला लगेगा, मतलब एक और दो दोनों सही नहीं है बट दोनों में क्या है, कोई एक सही है। तो ये तो सही नहीं है और कोई एक सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कह रहे हैं विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केरल के तट पे पहुंचा था। बिल्कुल गलत है। गलत है कि नहीं है? कौन था शासनकाल? जब कालिकट आया तो कौन था? जमेरियन के राजा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? ये गलत है और ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, बहुत बेसिक है कि कालिकट किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो ये तो बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो तीसरा अगर गलत है तो ये भी बाहर, और इसका मतलब सही क्या हो जाएगा? समझ आई बात? अच्छा, इस बार हर साल से ज्यादा अच्छा करा रहे हैं क्या? है ना? हर साल या तो ट्रिक पे करा देते थे कि चलो ट्रिक पे ही सॉल्व कर लो, क्योंकि लगता था ना तुम लोग इतना पढ़ पढ़ के नहीं आए हो अभी। जैसे कुछ बोले और तुमको अगर नहीं समझ में आया तो फिर हमको भी लगता था कि इतना पढ़ पढ़ के नहीं आए हो अभी, बेसिक बेसिक नहीं पता है। तो कहते हैं सिर्फ ट्रिक पे काम। पिछले साल तो मौका ही नहीं मिला, तुम लोग पीसीएस के चक्कर में इतना फंसा डाले थे, आरो यारो पीसीएस के चक्कर में मौका ही नहीं मिला पिछले साल कराने का। नहीं तो 2023 में बहुत अच्छा कराया था, 2024 में अच्छा करा नहीं पाए। 2025 में गारंटेड है कि प्रीलिम्स होगा ही होगा, कहीं नहीं जाएगा। बस 2 महीना पढ़ लो बैठ के, जितना कह रहे हैं उतना पढ़ लो, बट पढ़ लो तब, नहीं तो फिर फंस जाएगा। ठीक है, प्रीलिम्स कर लो, उसके बाद सरकार योगी जी 2 लाख रुपया दे रहे हैं कि 4 लाख कर दिए। यूपी में भी हो गया सर लागू। हाँ, लड़कियों को मिलेगा। हाँ तो फीस हमको दे देना, है ना जी रश्मि? ठीक है, क्या हुआ? बस निकल जाए, कैसे भी निकल जाए। सर सीसैट पढ़ा रहे हैं और सीसैट का कल से पैराग्राफ कराना भी हम शुरू कर देंगे, क्योंकि मैथ पढ़ के तो नहीं होने वाला है, ये मानते हो ना? बस पढ़ लो कि हाँ थोड़ा सा तसल्ली रहे, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है ना, तो कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। ठीक है, हाँ पैसा आना चाहिए, रिजल्ट भले ना आए। अरे अब हम तुमको बताते हैं, यूपीएससी निकाल लो, यूपीएससी निकाल लो, विथ इन 7 डेज 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास आ जाएगा। अब ये सोचो क्या करेंगे। यूपीएससी निकालो, 7 से 10 दिन के अंदर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया आ चुका होगा। क्या चाहिए? हाँ, और फिर वहीं जाकर होगी सर को हम तो पहचानते नहीं, पढ़ाए थोड़ी है हमको, है ना? हाँ तो वही तो होता है, वही तो हम भी कह रहे हैं। फिर हम कहेंगे अरे एक काम करो प्रियंका, हमारे यहाँ भी कर दो सेमिनार कर। सर 25 लाख रुपए दृष्टि दे रहा है, तो हम आपके यहाँ कैसे आएंगे? क्यों? कोचिंग का नाम ले लिया ना, ठीक है, तो ये होगा ना 20-25 लाख रुपए मिल रहा है, तो सर आपके यहाँ क्यों आए हो? आप तो फीस लेके पढ़ाए थे ना, आपका इसमें क्या योगदान? कोई बात नहीं, यही होता है, मतलब सच यही है। रिजल्ट सारे जनरलाइज जगहों से ही आ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आओ, अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये तो हो गया ना, 39। 37 बच गया क्या? क्या है जी? ये तो वो है, हड़प्पा वाला है। हड़प्पा ये ना, बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर। गणेश्वर सुने हो क्या? बहुत हड़प्पा पढ़े हो, गणेश्वर कहाँ सुने हो? सुने हो? किसी को पता है गणेश्वर? ये गणेश्वर कहाँ है? अच्छा, चंद्रकेतुगढ़
अच्छा, बुर्जहोम में देव का कोई मंदिर तो है नहीं, वहां से कुत्ता दफनाया उफनाया गया वही ना मिला है, तो ये कुत्ता वाला है तो मंदिर भगवान जी कहाँ से आ गए? इसका ऑप्शन जो है वो कुत्ते वाला है, ठीक है, ये कुत्ते वाला सही है। तो एक नहीं होगा तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, बाकी दोनों नहीं सुने हो तो 2-3 लगा दो, बात खत्म। टेराकोटा तो मिला ही है, तो टेराकोटा कहीं मिल जाता हर है, जगह मिला है। टेराकोटा एक कॉमन आंसर है, टेराकोटा बहुत कॉमन आंसर है, कहीं मिल जाता था वो, ठीक है। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, मतलब 2 और 3 जो है वो ज्यादा सेफेस्ट और सही आंसर होने की संभावना है, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। हट क्यों नहीं रहा है, तो हटेगा ही नहीं। एक बार और नीचे कर दीजिए सर। हो गया, चलो आगे चलते हैं, यहां आ गए 39 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जोशियट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, मतलब जो ये संत थे ये संस्थापक जो सदस्य हो रहे होंगे उनमें से कोई एक थे, बहुत जनरलाइज बात है, 100 लोगों में कोई एक आदमी था, वो कुछ ऐसा है, जनरलाइज है। अब कितने लोग संत फ्रांसिस जेवियर को जानते हैं, जोशियट संघ को जानते हैं और इसके स्थापना जानते हैं? अरे वो जब आ गया तब पढ़ लिए, जब ये नहीं पूछा गया था तो कोई नहीं पढ़ा था, जब ये आ गया तब किताबों ने कवर कर दिया, नहीं तो उसके पहले किताबों ने कवर नहीं किया था, ध्यान रखना। ये बात 2020 की है, 2020 में कितने लोग, 5 साल पहले ना इतना सोशल मीडिया था ना इतना सब चीजें थी, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए, हो सकता है जनरलाइज स्टेटमेंट है, जनरलाइज स्टेटमेंट है तो सही हो सकता है, ठीक है। अगला है संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहां उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, ठीक है। ये मना किया गया था कि ये टेप नहीं लगाना है, उसके बाद भी लगाया गया है तो ये परिणाम तो होना ही है। चलो कोई बात नहीं, वो गिरेगा नहीं, वो रुका रहे। हाँ हाँ, नहीं वो हैवी ड्यूटी टेप लगेगा तब जाके सही रहेगा, उस टेप से नहीं रुकेगा, ठीक है। चलो, संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, मे भी गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज में का अनुष्ठान किया जाता है। गोवा यहाँ यहाँ, ये दोनों तो ठीक है। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी तथा उन्हें एक समर्पित गिरजाघर है, ये डाउटेबल है, ये क्योंकि एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बात हो रही है कि ये यही हुआ था गोवा, जैसे आ जाए कि ये घटना इसी जगह पे हुई थी या ये इसी शहर में हुआ था, तो कोई जगह आ रही हो, कोई शहर आ रहा हो, कोई ऐसा नाम आ रहा हो तो सही होने के चांस जो है वो कम हो जाते हैं, मतलब वो क्या होता है, एक तरह का रेड फ्लैग होता है। कोई स्पेसिफिक लोकेशन अगर तुमको दे दे कि ये यही हुआ था तो वो एक रेड फ्लैग होता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सही क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखना, कोई स्पेसिफिक जगह के बारे में अगर बात हो रही हो या किसी लोकेशन के बारे में अगर बात हो रही हो तो वो सही होने के चांस जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु शायद कि लंदन वगैरह में जाके इनकी थी, बाहर मतलब भारत में नहीं हुई थी, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहां पे तुमको एक अलग रूल समझाते हैं यूपीएससी का। यूपीएससी जब भी डेफिनेशन देता है ना, डेफिनेशन समझते हो ना, परिभाषा, वो बदल के देता है, इंटरचेंज करके देता है। जहां भी यूपीएससी डेफिनेशन देगा वहां एक दूसरे को इंटरचेंज करने की उसकी पॉलिसी होती है कि वो एक दूसरे के डेफिनेशन को बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो ये कह रहे प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। कह रहे मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाया भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि एक ऊंची जाति की सिविल विधि थी और एक निम्न जाति की सिविल विधि थी, इसका ऐसा का कोई अर्थ
नहीं है, ठीक है। मिताक्षरा और दाया भाग तो पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने, हिस्सेदारी, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का मेन इससे रिलेशन है, ठीक है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। ये बात बिल्कुल सही है, मिताक्षरा और दाया भाग। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संबंधित संपत्ति मामलों पर विचार करती थी, दाया भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्य दोनों के बदल लिए उठा के। ये क्या किए हैं, दाया भाग को मिताक्षरा कर दिया और मिताक्षरा को दाया भाग, ठीक है। और दूसरा हमने बताया है क्या आ गया है, केवल, ओनली शब्द आया है, ठीक है। और दूसरा ये डेफिनेशन, तो ये क्या है, ये गलत है। सही क्या है, ओनली टू, नॉट 1 2 3 सिंगल स्टेटमेंट आंसर होगा। देखो 3 रूल बताए तुमको, 1 2 3 नहीं है तो सिंगल स्टेटमेंट आंसर हो जाता है, 1 2 3 नहीं है तो सिंगल स्टेटमेंट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये पहला तो गलत हो जाएगा, तो अच्छा केवल एक ऑप्शन में था नहीं, ठीक है। तो ये दोनों बाहर अगर कर दोगे तो तुमको 2 और 3 में कोई एक चूज करना था, ठीक है। अच्छा 2 और 3 देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अरे दूसरा और तीसरा पढ़ो ध्यान से ना, दोनों एक दूसरे की बातों को काट रहे हैं। तो यहां पे ये भी क्लियर है कि 2 नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो एक तो केवल पकड़ के 2 नॉट इंटू 3 करके 1 2 3 नहीं होके करके तुम इसका आंसर निकाल सकते थे, कि इसका आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। मतलब 3-4 तरीके हो सकते थे इसके आंसर निकालने के, ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। ऐसे किसी साधु का नाम तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, पढ़ा है क्या कोई, ऐसे कोई जैन साधुओं का नाम सुना है, इतने जय तीर्थंकरों को पढ़ा है, किसी का नाम इसमें तीनों है नहीं, ठीक है। ऐसे मंदिर वास्तुकार, अब मंदिर बनाने वाले लोगों को कौन जानता है, मंदिर बनाने वाले राजाओं को तो हम जान नहीं पाते कि किसने बनवाया था, तो लोगों को कौन जानता है, कोई नहीं जानता है, ठीक है। ऐसे कोई दार्शनिक और नाटककार में ज्यादा अच्छा रिश्ता मतलब क्या दिख सकता है तुमको, रिलेशंस क्या दिख रहा है, नाटककार या दार्शनिक। नाम है क्षमेश्वर, हस्तिमौल और भवभूति, क्या हो सकते हैं, बी या डी, जो दिल कहे बी तो लगा दो बी। जहां फैक्ट हो, अल्ट्रा फैक्ट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, फैक्ट में डाउट हो रहा हो, बी और सी में डाउट हो रहा हो तो तनाव है, लेकिन ए और बी में डाउट हो रहा हो, बी और डी में डाउट हो रहा हो तो बी सेफेस्ट आंसर है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। सभी महिलाओं के लिए, महिलाओं को अभी भी लिमिटेड निर्वाचन पद्धति थी 1919 में भी, सांप्रदायिकता को प्रमोट किया गया था और अभी भी महिलाओं को अलग मताधिकार का अधिकार दिया गया, लेकिन सबको नहीं दिया गया था। ये सभी, ऑल शब्द ही क्या कर रहा है इसको, गलत, ठीक है। अच्छा एक तरीका भी पता है कि ऑल वर्ड सब कुछ सही नहीं हो सकता, कुछ तो छूटा होगा, ठीक है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। अब आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकतम चीजें कहां से ली गई है, 1935 के बाद, तो जाहिर सी बात है विधानमंडल में महिलाओं को बैठाने के लिए रिजर्वेशन या आरक्षण दिया गया होगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही। ये बुलाता है लेकिन इधर जानेगा नहीं, ना तो एक ना ही दो, इसको लिखना होगा तो सीधे ऐसे क्वेश्चन में ना ये ऑप्शन देखना कहीं नहीं जनरली सही होता, 99 में 100 में 99 जगह गलत होगा, एक जगह सही हो जाएगा। तो 99 सही करना है, एक सही करना है कि 99 सही करना है, एक ना 99 सही नहीं कर, अब तुम्हारी किस्मत खराब है तो गलत तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले अगर तुम बाहर करते हो तो जैसे ही एक बाहर हुआ तो ये और ये बाहर हो गए, ये तुम्हारा हो नहीं सकता, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। 8 अगस्त 1942 को क्या हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। ये सबको पता है कि नहीं पता है, अरे 1942 में अगर तुमको यही पता है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो भी ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो ना 1942 में ही तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट अगर 1942 में स्टार्ट हुआ तो एक ही ऑप्शन तो 1942 में AICC मतलब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन को एक्सेप्ट किया। 8 अगस्त की रात को 0 आवर ऑपरेशन चलाया जाएगा, सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, 9 अगस्त से पूरे भारत में जो है वो ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है,
कोई डाउट? कितना आसान पूछती है यूपीएससी ना पेपर? आसान पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? आसान है कि नहीं है ना आसान इसमें? इतना आसान क्या चाहिए, आसान तो पूछते हैं।